हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी। फाइनली इतने टाइम बाद 9th के फिर से अपन साइंस की वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं और आपको बैक टू बैक ऐसे वन शॉट्स देकर के पूरा मन है कि आपका कोर्स जल्द से जल्दी पूरा करा दिया जाए। और अपन करेंगे आज के इस लेक्चर में सीधी बात, नो बकवास। मतलब अब के जो लेक्चर सीरीज है उनमें हम सीधी बात करेंगे, कोई फालतू बात नहीं, कोई चैप्टर की एक्स्ट्रा बात नहीं। जो एक्स्ट्रा बातें हैं, जो इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो मैं आपको अलग से वीडियो छोटे छोटे बना करके प्रोवाइड करा दूंगा, उनमें देख लेना। इन लेक्चर्स में हम लोग कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर को पूरा कर लेंगे और वो चीजें पढ़ेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, या हमारे आसपास के पदार्थ। तो आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने यहाँ पे हमारा सौर परिवार बनाया है। यहाँ पे ये सूरज है इतना बड़ा और जो बाकी ग्रह हैं, सारे तारे वारे, वो सब कुछ है। तो ये क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? भाई हम कह रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, और यहाँ पे जो शब्द क्या है वो है मैटर या पदार्थ। तो ये जो पूरी दुनिया, जो पूरा ब्रह्मांड है, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, हम लोग हैं, ये सारी चीजें हमें आसपास में दिख रही हैं, वो पदार्थ हैं। तो हर चीज पदार्थ है ना। पूरा का पूरा सौर परिवार बोलो, पूरा ब्रह्मांड बोल लो, पूरी दुनिया बोल लो, तो वो पदार्थ है। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा 9th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, विज्ञान की कक्षा का। तो आ जाइए शुरू करते हैं और इस ज्ञान की गंगा में एक डुबकी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे पदार्थ, तो हम पदार्थ की डेफिनेशन देख रहे हैं। परिभाषा क्या है भाई? पदार्थ होता क्या है? जो चीज सामने दिखे उसकी परिभाषा बना लिया करो। तो मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि भैया देखो, कोई भी अगर चीज है ना हमारे चारों तरफ, जैसे ये रिमोट है, तो ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है ना, और इसका कुछ ना कुछ क्या है? भार है ना, द्रव्यमान है। मैं हूं, मैं जगह घेर रहा हूं और मेरा द्रव्यमान है। तो लगभग जो भी चीज मेरे को दिख रही है मेरे चारों तरफ, उन सब में ये प्रॉपर्टी है। तो यही वैज्ञानिकों ने क्या बता दी? पदार्थ की परिभाषा बता दी। क्या बोला वैज्ञानिकों ने? हमारे चारों ओर सभी वस्तुएं जो है ना, हमारे चारों ओर सभी वस्तुएं जिनका क्या है? द्रव्यमान होता है, और साथ ही साथ में कुछ ना कुछ वो जगह घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, या जिनका कुछ ना कुछ आयतन होता है। आयतन का मतलब क्या होता है? कितनी जगह घेर रखी है। तो वो सारी वस्तुएं जिनका क्या हो? द्रव्यमान हो एक चीज, और दूसरी चीज जो क्या हो? कुछ ना कुछ जगह घेरती हो, उसको हम लोग बोलेंगे पदार्थ। उदाहरण के लिए हमने कहा कुत्ता, आम, पेड़, पक्षी, फूल, किताब, रिमोट, तुम्हारा थोबड़ा, खोपड़ा, ये कैमरा, ये सब क्या है हमारे पास में? पदार्थ है। हर चीज आप पदार्थ में डाल सकते हो। बहुत सिंपल है। लेकिन देखो, ऐसा सच नहीं है। फिर मन में एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या सर ऐसा कुछ है इस दुनिया में जो पदार्थ नहीं है, जो कुछ और है? तो हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल। क्या है वो? ध्यान से थोड़ा सा आप सोचो, और आपके चारों तरफ है वो चीज। चलो नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। प्रकाश, लाइट। अभी जैसे मैं खड़ा हूं, ट्यूबलाइट जल रही है इतनी सारी। ट्यूबलाइट यहां आ रही है ना, यहां पे लाइट दिख रही है ना मेरे को, मेरे हाथ पे। तो अब मेरे को बात बताओ, ये जो लाइट आई मेरे हाथ पे, इस लाइट का द्रव्यमान है क्या कुछ? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम? कुछ नहीं है। क्या मतलब ये कुछ जगह घेर रही है क्या? जगह घेर रही होती तो मेरा हाथ नहीं जाता ना फिर हवा में। तो ऐसे कुछ ही चीजें हैं जो पदार्थ नहीं होती। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इंटरेस्ट के लिए जानना जरूरी है। तो जैसे क्या क्या है हमारे पास में? ऊष्मा हो गई, ध्वनि हो गई, प्रकाश हो गया, या जो है विद्युत की अगर हम बात करें तो वो भी पदार्थ नहीं है ना। जैसे हमारे पास ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? ये पदार्थ नहीं है। और इसके अलावा हमारी जो भावनाएं होती है ना, यार तू मेरा कितना पक्का दोस्त है ना, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूं। वो फिल्में सुनते हो ना, चांद तारे तोड़ लाएंगे, प्यार, ये जो दोस्ती और ये और वो, ये जो भावनाएं हैं, इनको हम लोग पदार्थ की तरह नहीं देख सकते ना। इनका कोई द्रव्यमान नहीं है, इनका कोई आयतन नहीं है, ही नहीं ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये भी पदार्थ नहीं है। फिर बढ़ रहे हैं आगे। तो अब क्या है? छोटी सी बात एक बता रखी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं केवल जहां पर स्टार बनाऊं ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। 1 स्टार बनाऊं तो थोड़ा जरूरी है, 2 बनाऊं तो ज्यादा जरूरी है, 3 बनाऊं तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मान करके चलना। तो भारत के और यूनान, मतलब ग्रीक जो सभ्यता थी पहले, हजारों साल पहले, तो उन्होंने पदार्थ के बारे में बताया था। दुनिया बनी हुई पदार्थ से, तो पदार्थ को समझना जरूरी है। तो उन्होंने क्या बोला था कि प्राचीन काल में कि देखो यार भैया, पदार्थ जो है ना वो पंचतत्व होता है, 5 तत्व होते हैं। तो 5 तत्व अपन को तो बचपन से पता है, धरती, वायु, अग्नि, आकाश, और क्या है? जल। हमारे पास में 5 तत्व हैं। यही आप देखोगे अलग अलग भगवान शब्द के मतलब में भी ऐसे भ से कह देते हैं भूमि है, ग से गगन कह देते हैं, है ना, और व से वायु कह देते हैं, आ से और
कुछ और कह देते हैं, अनल कह देते हैं पानी के लिए, और य से न से भी कुछ हम लोग उसमें कहते हैं। तो पांचों शब्द क्या होते हैं वो भी कहते हैं कि देखो मतलब भगवान मतलब ये पांचों तत्व की बात हो रही है, तो ये पूरी दुनिया किससे बनी हुई है, इन पांचों तत्वों से बनी हुई है। तो हमारे एंसेस्टर्स जो पूर्वज से वो तो बहुत ज्यादा होशियार थे, अपन को पता ही है ये बात। तो उन्होंने कब का ही बता दिया था। और एक ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं हमारे देश में, तो कणाद, जिनका नाम था महर्षि कणाद, उन्हीं के नाम पर हमने शब्द दिया था कण, मतलब बहुत छोटा जो होता है ना पदार्थ का बहुत छोटा टुकड़ा, उसको कण बोलते हैं। तो ऐसा उन्होंने पुराने जमाने में दार्शनिकों ने बता दिया था, दार्शनिकों ने जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने बता दिया था। लेकिन आजकल जो विज्ञान है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, आधुनिक विज्ञान, उसके अनुसार पदार्थ का दो तरह से हमने वर्गीकरण किया है, दो तरह से पदार्थ के हिस्सा किया। पदार्थ समझ गए आप क्या है? हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब पदार्थ ही ऑलमोस्ट। क्या नहीं है पदार्थ में, मैंने आपको वो भी बता दिया। थोड़ी एक चीजें हैं वो पदार्थ में नहीं आती, किस में आती हैं उसको छोड़ो अभी आप। तो अब हम देख रहे हैं पदार्थ के वर्गीकरण कितने हिस्से कर रखे हैं अपन ने। जैसे होता है ना सब्जेक्ट, पढ़ाई करते हैं तो मैथ अलग सब्जेक्ट कर रखा है, साइंस अलग कर रखा है, तो यहाँ पे पदार्थ के भी वर्गीकरण कर रखे हैं। तो आधुनिक विज्ञान जो है वो दो तरह के आधार पे वर्गीकरण करता है। तो एक तो है भौतिक गुणों के आधार पर कि बाहर से वो पदार्थ कैसा दिख रहा है, बाहर से कैसा, ठोस है, द्रव है, गैस है, या बाहर से रंग कैसा है उसका, या ऐसी चीजें ले सकते हैं, उसमें रंग खैर नहीं लेंगे, ऐसे दूसरी चीजें ले सकते हैं। और दूसरा होता है रासायनिक, अंदर से कैसा है पदार्थ। तो इस पाठ में हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं इस पाठ में। तो बढ़ रहे हैं आगे, ये भी जरूरी नहीं है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, अब जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो जरूरी है। जैसे पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है, तो ये बुक में एक हमें एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं खूब सारे, मैं जल्दी जल्दी से बताता जाऊंगा आप लोगों को। वो एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, तुम लोग भी घर पे कर सकते हो। कि आप क्या करो, कोई है ना स्याही हो ना, इंक अगर आपके पास में हो एक दो बूंद, तो उसको आप पानी के गिलास में डाल दो एक दो बूंद, तो आप नोटिस करोगे कि वो पूरे ग्लास में ना जो स्याही है वो फैल जाती है, ये आप नोटिस करोगे वहां पे। तो इससे फिर क्या करो, उस हल्की सी स्याही वाले पानी को थोड़े दूसरे साफ पानी में डाल दो, तो वो पूरा पानी हल्का नीला हो जाएगा। फिर उसमें से थोड़ा पानी लेके दूसरे ग्लास में डालो, वो पानी फिर से जो है हल्का नीला हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इतनी सी स्याही हमने डाली थी ना, उसमें बहुत छोटे 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 कण हैं पदार्थ के, और वो खूब सारे पानी को भी, मतलब इतनी सी स्याही पूरी बाल्टी के पानी को भी नीला कर सकती है, हल्का नीला कर देगी। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक है, फिर तो बोला पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या है हमारे पास में। तो इस पे देखो मैं 3 स्टार्स बना रहा हूं। ये अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। पदार्थ के जो कण है ना उनके गुणधर्म क्या क्या, क्या क्या खास बात है। जैसे तुम्हारी खास बात है ना, तुम बहुत बोलते हो, बहुत मस्ती करते हो, खेलना कूदना पसंद, ये तुम्हारी खासियत हो गई, साइंस तुमको अच्छी लगती है। तो वैसे ही पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण देख रहे हैं। अच्छा क्या है अभिलाक्षणिक गुण? पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण जो है ना उनके बीच में खाली जगहें होती है। अच्छा कैसे पता कैसे करें यार, मेरे को तो नहीं दिख रही, ये रिमोट है मेरे हाथ में, इसमें कहाँ है खाली जगह, यहाँ पानी का गिलास रखा है तो पानी के बीच में कहाँ है खाली जगह। तो उसके लिए बहुत सिंपल अपने को बुक में एक्सपेरिमेंट बता रखे हैं एक दो, वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला क्या है, किसी भी गैस को है ना हम बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, संपिंडित कर सकते हैं। अच्छा संपिंडित का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। होता क्या है कि हम मान लो अगर एक पिस्टन ले ले, पिस्टन क्या होता है पहले वो समझो। तुम लोगों ने वो टीवी पर ऐड नहीं आता कैस्ट्रॉल एक्टिव का, गाड़ी में डालें ये वाला तेल और गाड़ी अच्छी चले, और बाइक में ऐसे इंजन को चलते हुए दिखाते हैं वो लोग। तो उसमें ना पिस्टन होता है बाइक में। अच्छा पिस्टन क्या होता है वो समझो कि है ना, ऐसे मान लो ये इंजन का सिलेंडर है हमारी गाड़ियों में जो इंजन होता है, और उसमें अंदर है ना ऐसे एक हथौड़े जैसा लगा हुआ रहता है, आपने नोटिस किया होगा, वो उसे ऐसे टीवी में ऐड में दिखाते हैं, एडवर्टाइज में। तो ये नीचे ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये पिस्टन है, पूरी इस व्यवस्था को हम पिस्टन बोल रहे हैं। यहाँ पे गैस के कण हैं, और ये कण गैस के क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये बात तो क्लियर है अपने को, गैस के कण कहाँ होते हैं, दूर दूर होते हैं। ऐसे दिख ही रहा है ना, हवा है, गैस है, तो वो दूर दूर है कण। ऐसा ऐसा हाथ चला लेते हैं अपन। पानी के कण थोड़े पास पास है तो हाथ मारते हैं तो मुश्किल होता है थोड़ा हाथ निकालने में। और यही मान लो ये अगर है, इसके आर पार तो हाथ जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके कण तो बहुत ज्यादा पास पास में, तो कण दूर दूर है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये ना एयर टाइट होता है पिस्टन, तो ये हथौड़ा जब इसमें से नीचे 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 घसक के आता है ना, तो ये जो सारे कण है ये पास में आ जाते हैं। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संपिंडित या संपिंडन या कंप्रेस
इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसा पिचका रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी गैस को बहुत ज्यादा संपिंडित कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उसको पिचकाया जा सकता है। तो क्यों कर पा रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि गैस के जो कण हैं उनके बीच में जगह है खूब सारी। यही गुण है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, खाली जगह होती है, और गैस के कणों के बीच में बहुत ज्यादा खाली जगह होती है। अच्छा, एक तो ये उदाहरण था, एक और उदाहरण समझने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ना, अगर हम क्या करें, पानी का ग्लास है एक हमारे पास में, मान लो यहां समझो ये पानी का ग्लास है। तो इस पानी के ग्लास में, ये वाला घर पे आप सबको करना है एक्सपेरिमेंट, मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बचपन से करते हुए आए हैं अपन, लेकिन ना हमने कभी महसूस नहीं किया उसको, ये जो कर रहे हैं हम। तो समझना, पानी भरो, उसमें एक फिक्स लेवल पे पानी भर लो, बाहर से एक निशान लगा दो उस पे आपकी, उसमें कितना पानी है। जैसे मान लो ग्लास कांच का ले लो, और उस पर ऐसे ऐसे कुछ बाहर से एक निशान लगा दो, टेप लगा दो कि इतना पानी है। अब क्या करो, आधा चम्मच उसमें क्या डालो, क्या अच्छा लगता है तुमको, नींबू बनाना हो तो थोड़ा वो डाल देना, शक्कर डाल देना। मेरे को मीठा नींबू पानी अच्छा लगता है, इसलिए कह रहा हूँ, तो मैं पी लूंगा फिर भली ठीक है, चलो किडिंग। तो इसमें ना आधा चम्मच मान लो, चलो अपन ने शक्कर ले ली, चीनी ले ली, तो ये चीनी आधा चम्मच इसमें डालो आप, और इसको अच्छे से घोलो, टिक 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 टिक। मम्मी को कह देना आप ही के लिए बना रहे नींबू पानी, मम्मी खुश हो जाएगी। तो धीरे धीरे घोलो। अब उसको चम्मच निकाल दो, पूरा घुल जाने दो, और उसको शांत हो जाने दो पानी को। तो हमारे को क्या दिमाग में आएगा कि अब पानी जहां निशान लगाया था ना कि इतना पानी होगा, पानी उससे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसमें शक्कर भी तो आ गई। लेकिन पता है, हैरान हो जाओगे, वो लेवल ऊपर ही नहीं आएगा, उतना ही रहेगा वो। तो आप कह रहे हो भाई गई कहां शक्कर फिर। तो इसका मतलब ये है कि पानी के कणों के बीच में भी छोटी 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 जगह है, खाली जगह। अब शक्कर को जब हमने घोला ना, तो शक्कर के भी पदार्थ के कण जो बहुत छोटे छोटे थे, और वो भी है ना उन जगहों में चले गए पूरा पानी में। तो वो लेवल ऊपर नहीं आया, छुप गई वो एक तरह से। अब ये चीज अगर आप है ना 5 चम्मच उसमें शक्कर डाल दोगे ना इतने से पानी में, तो काम नहीं होगा। फिर जितनी घुल जाएगी उतनी घुल जाएगी, जो नहीं घुलेगी ना उस पानी में, वो फिर उसके कारण क्या होगा, पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा। तो ये ध्यान से समझना, ऐसे नहीं तुम बोलो सर हमने तो 5 चम्मच डाली, वो तो घुली नहीं सर पूरी, और पानी तो ऊपर आ गया सर। तो वो नहीं कह रहा मैं, जितनी घुल जाती मतलब उतनी जगह थी उसमें बीच में, ये कहना चाह रहा हूं मैं तुम लोग को। तो सिंपल है, पहली प्रॉपर्टी, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। नमक पानी में अगर घोल करके देखते हैं, या हम लोग चीनी घोल करके देखते हैं पानी में, तो साबित हो जाती है ये चीज। और ये संपिंडित से ध्यान करो, हमारे घर में गैस कौन सी काम में लेते हैं अपन, गैस का सिलेंडर जो आता है LPG, या फिर जो गाड़ियों में नहीं गैस डलती बाहर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, CNG, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ये CNG क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस का तो मतलब ही संपिंडन होता है, संपिंडित करना होता है, ऐसे ऐसे पिचकाना होता है गैस को। तो नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस है, जिसको जो कौन सी गैस होती है, मीथेन बोलते हैं। आप पढ़ोगे आगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो। मीथेन गैस जो गोबर गैस निकलती है ना, उसको क्या करते हैं, पिचकाते हैं, ऐसे कंप्रेस करते हैं, पास पास में आ जाती है ना जब वो गैस खूब सारी, तो उसको ही हम लोग CNG बोलते हैं। और ऐसे ही पिचकाया जाता है उन गैसेस को, प्रेशर लगा करके, दाब लगा करके। और LPG को भी लिक्विड फॉर्म में कैसे बदलोगे गैस को, उसके कण को जब दबा दबा के पास पास करके लाते हैं ना, तो वो द्रव हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। तो फिर उसको ही सिलेंडर में भर के हमारे घर तक पहुंचाते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है कि सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। इसके क्या उदाहरण हम लोग सोच सकते हैं, किताब में हमको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल उदाहरण है। जैसे कि ना खाना बनता है, तो हम घर से गेट से घुसते, मम्मी आज तो पकोड़े, मजा आ गया, मतलब मम्मी आज तो लगा दो फटाफट से, मैं होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जो खाने में, गरम गरम खाने में से कुछ गैस के कण निकल रहे हैं, और वो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, और वो हम तक आ जाते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है ना कि पदार्थ के कण कैसे निरंतर गतिशील है। और क्या काफी सारी गति बहुत छोटे स्तर पर हो रही है, तो हमें आंखों से नहीं दिखती है। जैसे अगर आप एक बूंद स्याही की उसमें पानी में डाल के छोड़ दो, तो वो धीरे धीरे धीरे, आप भले मिला नहीं रहे उसको, हिला नहीं रहे, धीरे 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 पूरे पानी में फैल जाती है। तो इससे क्या साबित हो रहा है, पदार्थ के कण गति कर रहे हैं। जैसे ही गेट खोलते हो ठंडी ठंडी हवा अंदर आ जाती है सर्दी में, बोले अरे अरे बंद कर गेट बंद कर। क्यों,
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है। ये हो सकता है कि कुछ जैसे द्रव है तो उसमें गति थोड़ी कम है, गैस होगी तो उसके कणों में गति थोड़ी ज्यादा होगी, ये संभव है। ठोस में गति थोड़ी कम होगी, ये संभव है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो देखो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। किसके कारण होते हैं भाई, मन में सवाल तो होगा ना कि सर क्यों कर रहे हैं गति, ये बताओ। गतिशील हैं, चलो हाँ देखा हमने, क्यों? तो हमने कहा कि पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब क्या होती है, जैसे ना मैं यूं चल रहा हूं, मैं भिड़ गया सामने किसी से, तो उस मतलब भिड़ने से अब खड़े खड़े तो कुछ होगा नहीं, कोई और भी खड़ा हो मैं भी खड़ा हूं तो टकराएंगे तो कुछ, कैसे टकरा ही नहीं सकते ना, कोई सामने खड़ा है मैं यहां खड़ा हूं, कोई टकरा ही नहीं सकते, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन अगर मैं चलते चलते जा रहा हूं तो भिड़ जाऊंगा मैं, तो लगेगी भी, तो मेरी गतिज ऊर्जा के कारण ही मेरे को वो चोट लग रही है। समझ रहे हो इस बात को? तो चलने के कारण जो ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा कह रहे हैं, और पदार्थ के कण चल रहे हैं तो वही क्या है, गतिज ऊर्जा है। सेकेंड पॉइंट इसमें कह रहे हैं तापमान अगर बढ़ जाए ना तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान देना आप लोग यहां पर कि तापमान का गतिज ऊर्जा पर या पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से समझो, अगर खाना गर्म है घर पे, तापमान ज्यादा है, मस्त खुशबू आती है। वही खाना ठंडा हो जाए, 2 घंटे तुम्हारा इंतजार कर करके मम्मी चीख चीख के बैठ जाए और तुमको फुर्सत नहीं खाना खाने की भाई साहब, तो क्या होगा, ठंडे खाने की खुशबू आती है क्या? नहीं आती। अगरबत्ती जलाते हैं हम तो क्योंकि वो गर्म है ना, जल रही है वो, उसमें से धुआं निकल रहा है तो वो हम तक दूर दूर तक पहुंच जाता है। सही बात है। तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो बढ़ जाती है। मतलब उसको बहुत सिंपल में अगर आप समझोगे ना, जैसे मान लो कि ये कोई द्रव है हमारे पास में, कोई लिक्विड है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ये पात्र है, उसमें हम लोग इस लिक्विड को नीचे से आग लगा करके गर्म कर रहे हैं। तो होगा क्या कि ना इनके पास ये जो ऊष्मा ऊर्जा है ना, जो गर्म करने से आ रही है, ये इनको इधर उधर धक्का देगी, टेढ़ा मेढ़ा, तो इधर उधर भागने लग जाएंगे, इधर इधर इधर। भाई कहाँ जाए, ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी ना। और अगर उसको और गर्म करेंगे, जैसे पानी गर्म करते जाते तो वो उड़ ही जाते हैं ना हवा में, गैस ही बन जाते हैं वो तो, और बहुत दूर दूर हो जाते हैं वो कण फिर एक दूसरे से। तो यही साबित हो रहा है इससे कि गर्म करेंगे तो कण दूर दूर चले जाएंगे, गैस बन जाएगी। और अगर उसको ठंडा करेंगे तो कण क्या हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे एकदम, ऐसे ऐसे करके और पास पास आ जाएंगे। तो अगर जैसे फ्रिज में रख देते हैं पानी को जमाने के लिए हम लोग, तो क्या होता है, उसको ठंडा करते जाते हैं तो पानी पास पास में आके बर्फ बनाता है। समझ रहे हो? पेट्रोल है बाहर ऐसे हवा में निकालते हैं तो क्योंकि हाथ गर्म है थोड़ा सा, तो उसको गर्मी मिल जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उड़ जाता है वो तो फुस फुस करके, होता है। तो ये लॉजिक हमेशा याद रखना, तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और पदार्थ के कणों की फिर गति भी हमको ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर तापमान क्या होता है, कम होता है, ठंडक होती है, तो वो जम जाएगा, गतिज ऊर्जा उसकी कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा की मात्रा पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में कैसे होती है वो समझना ध्यान से। 3 अवस्थाएं हैं हमारे पास में पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस, बचपन से पढ़ा होगा आपने। तो गतिज ऊर्जा किस में ज्यादा होती है, तो हमने अभी भी कंक्लूजन निकाला था कि गैस में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, उससे कम किस में होती है, द्रव में होती है, और उससे भी कम किस में होती है, उससे कम हमारे पास में ठोस में होती है। सबसे कम गतिज ऊर्जा जो है वो किस में होती है हमारे पास में, ठोस में होती है। ये अपने को पता है, इसलिए तो चल नहीं रहा ना, ठोस बह नहीं रहा है, ऐसा गतिज ऊर्जा उसमें सबसे कम होती है बहुत कम। फिर इसके बाद हम लोग कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है एक हमारे पास में, विसरण। ये परिभाषा एग्जाम में आप लोगों से सीधा पूछी जा सकती है। देखो एक तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पदार्थ के कण जो हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें हमने 2 विशेषताएं तो पढ़ ली अभी तक। तो पहली हमने क्या पढ़ी थी, देखो यहाँ पर पीछे विशेषता। पहली हम लोगों ने कहा था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, साबित करने के लिए बुक में 1-2 प्रैक्टिकल भी दे रखे हैं, बहुत सिंपल है, अपन वैसे ही समझ गए। दूसरी हमने क्या बोला कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। अब निरंतर गतिशील से जुड़ी हुई एक और चीज है, वो क्या है, विसरण। ये तो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग एक और गुण भी देखेंगे। जैसे दूसरा गुण है ना कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो ऐसा ही एक और गुण भी हम लोग देखेंगे। हाँ, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात तो बता दो यार तुम लोग को, ये जो देख रहे हो ना सामने, शॉर्ट नोट्स हैं ये, और ये सारे शॉर्ट नोट्स 9th के स्टूडेंट्स को स्पेशली मिलेंगे कहां पर, एप्लीकेशन पर। और वो भी 9th के स्टूडेंट्स के लिए अभी एकदम फ्री है, पूरा साल का जो पूरा कोर्स है वो 9th के स्टूडेंट्स के लिए फ्री है।
तो हम चाह रहे हैं कि पढ़ें, सब जने बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो और ये सब कुछ। तो अब देखो क्या है, विसरण है। तो विसरण क्या है ये समझना, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप मिल जाना, एक दूसरे में घुल जाना, मिल जाना, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि हमारे पास में यहां पर क्या है, मान लो कि ये एक दीवार है और ये बीच में एक दरवाजा है हमारे पास में, ऐसे मान लो एक कमरा ये है और ये वाला एक कमरा है हमारे पास में, ये कमरा नंबर 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो एसी लग रखा है बड़ा सा और मस्त ठंडक हो रखी है एसी के कारण। तो यहाँ पे खूब सारी ठंडी ठंडी हवा है, वाह 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 वाह, मजा आ रहा है। गर्मी का मौसम है, ठंड में नहीं, गर्मी में। अब जैसे ही गेट खुलता है, और यहाँ पे बाहर कोई एसी वेसी नहीं भाई, जैसे ही गेट खुलता है तो क्या होगा कि ये हवा तुरंत इधर आने लग जाती है। भाई एक जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा में घुलने लग जाती है, या जो बाहर से गर्म हवा है वो अंदर आने लग जाती है। इसीलिए बोलते हैं ना एसी गेट बंद रखो, गेट बंद रखो। तो इसी को असल में क्या बोल रहे हैं, विसरण बोल रहे हैं। कि एक अगर पदार्थ के जो कण हैं वो किसी दूसरे पदार्थ के कण में अपने आप मिल रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे भाई, हम धक्का ही नहीं लगा रहे, लेकिन वो मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। जैसे अगरबत्ती जल रही है तो उसका जो धुआं है वो अपने आप पूरे कमरे में फैल जाता है गैस में, तो इसको विसरण बोलते हैं हम लोग। अच्छा, और क्या उदाहरण हो सकता है विसरण का, तो और उदाहरण हमारे शरीर में होता है कि ना, जैसे हम लोग ले लिया, गैस ले ली, ऑक्सीजन ले ली मान लो, और भी गैसें आ गई अंदर, तो वो ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाएगी, फेफड़ों से खून में वो कैसे जाती है, अपने आप घुल जाती है, विसरण हो जाता है, सिंपल है। और भी बहुत सारी चीजों का हमारे शरीर में विसरण से ही काम हो जाता है। विसरण हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। कैसे समझना, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है हमारे शरीर में, कोई सी भी कोशिका है, मांस है हाथ का, उसमें छोटी सी कोशिका है मान लो। अभी ये बाहर से खून आ रहा है, तो इस खून में क्या है हमारे पास में, मान लो ऑक्सीजन है, सही बात है। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन यहां आ जाएगी विसरण से, और यहां पे क्या है हमारे पास में, मान लो CO2 है खूब सारी, और वो CO2 इसमें नहीं है, तो ये CO2 यहां से यहां चली जाएगी, इसी को विसरण बोलते हैं। अब सवाल ये होता है कब तक होगा ऐसा, तो ऐसा तब तक होगा जब तक दोनों जगह पे ऑक्सीजन बराबर नहीं हो जाती। जैसे यहां पर इतने खून में मान लो 25 ऑक्सीजन के या 20 मान लो ऑक्सीजन के परमाणु है, तो 10 इधर हो जाएं और 10 इधर हो जाएं, तो फिर नहीं जा पाएगी विसरण से। विसरण होने के लिए ये भी एक थोड़ा रहता है कि दोनों तरफ बराबर जब हो जाएगा, मतलब अंदर और बाहर ठंडा ठंडा बराबर ही हो जाएगा, तो क्यों इधर से ठंडी हवा उधर जाएगी। तो ऐसे आप अपने मन में थोड़ा सा रख सकते हो। बढ़ रहे हैं आगे, तो तीसरा जो हमारे पास में गुण है वो क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि ये बोर्ड आज यहां पर है, मैं आज यहां पर हूं, ये कैमरा आज यहां पर है, तुम्हारा फोन आज यहां पर है। भाई रात को छोड़ के चले, पदार्थ के कणों ने बोला यार तुमसे बात नहीं करनी, तुम अच्छे दोस्त नहीं हो हमारे, आपस में बोला और कण एक दूसरे को छोड़ करके चले गए, दूर दूर हो गए सारे। तो ये बोर्ड यहां होगा क्या, कुछ भी यहां नहीं हो, कुछ भी जैसा दिख रहा है वैसा होगा ही नहीं। तो ये चीज है ध्यान देने वाली कि पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, बल लगाते हैं एक दूसरे पर, आकर्षण बल लगाते हैं। तो क्या है, पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन कणों को एक दूसरे के साथ बनाए रखता है। यही बात मैंने आपको बताई। बल पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पदार्थ में सबसे ज्यादा बल किस में होता है, कणों के बीच में, ठोस में होता है। उससे कम किस में होता है, द्रव में होता है। और सबसे कम किसके कणों के बीच में होता है, गैस के कणों में। इसीलिए गैस के कण इतना दूर दूर भागे रहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये पदार्थ के हमने 3 गुणधर्म पढ़े, अभिलाक्षणिक गुणधर्म। एग्जाम में तीनों के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। चलो तो नेक्स्ट देख रहे हैं। अब हमारे चैप्टर में ना तीनों के बीच में थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन है, ठोस अवस्था के बीच में, द्रव अवस्था के बीच में और गैस अवस्था के बीच में। तो इन 3 अवस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक मस्त चीज और बताता हूं, 2 और भी अवस्थाएं हैं पदार्थ की जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता। मैंने कॉलेज तक भी नहीं पढ़ा उनके बारे में, बट हाँ मतलब पढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, तभी तो पता है मेरे को, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ाया जाता। तो एक तो है BEC, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हमारे पार्ट में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है, मैं उस पर एक अलग से छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो बना करके दूंगा आप लोगों को, वो देख लेना, इंटरेस्ट के लिए है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। और दूसरा हमारे पास में प्लाज्मा। अच्छा प्लाज्मा क्या है, जैसे आप सोचो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इसको किस अवस्था में रखेंगे, गैस में रखेंगे, द्रव में रखेंगे कि ठोस में रखेंगे।
पहली बात तो हमने देखा ही नहीं जो हम उसको निकाल के ठोस में और गैस में और द्रव में फिट कर सकें। तो ऐसे ऐसे कुछ एक पदार्थ होते हैं इस दुनिया में जिनको हम प्लाज्मा अवस्था में भी रखते हैं। पहले के टाइम पर अलग तरह से वर्गीकरण हुआ करता था, लेकिन आजकल हमने थोड़ा अलग कर दिया। तो इन तीन के बारे में हमें पढ़ना है और बीईसी के बारे में मैं आपको बता दूंगा, और प्लाज्मा ऐसे ही मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ऐसा भी कुछ होता है इस दुनिया में, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। तो देखो ये गुणधर्म कुछ एक जो है ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत सरल है। ठोस क्या, आकार निश्चित होता है और आयतन भी होता है इसका कुछ ना कुछ। जैसे ये चीज है, ये मेरा फोन है, पर्सनल फोन है, तो ये ठोस है तो इसका आकार निश्चित है। मैंने जिस समय खरीदा था आज से मान लो 1-1.5 साल पहले, तो भी ये इतना ही बड़ा था और इतनी ही जगह घेर रहा था और इतना ही भारी था, और आज भी सब कुछ सेम है। मतलब इसका आकार भी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कल ऐसे गोल हो जाएगा, बॉल के जैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठोस का आकार फिक्स होता है। और दूसरा क्या है हमारे पास में, इसका आयतन भी जो है वो निश्चित है, मतलब जितनी जगह ये आज घेर रहा है उतनी कल घेरेगा। अब यहां पर समझना, द्रव के साथ ऐसा नहीं होता, द्रव का आकार होता ही नहीं है। देखो आप यहां पर नोटिस करो, आकार होता ही नहीं है। पानी 1 लीटर लो आप, उसको बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। 1 लीटर पानी को ग्लास में डालोगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, या किसी और में डालोगे तो उसके आकार का हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा 1 लीटर ही। तो जगह वो उतनी ही घेरेगा जितनी वो कल घेर रहा था। फिर आप बोलो कि 1 लीटर कटोरी में अलग तरह से जगह घेर रहा था, थाली में अलग तरह से घेर रहा है, वो बात और है। जगह वो 1 लीटर ही घेर रहा है। 1 लीटर असल में क्या है, जगह है, तो वो द्रव उतनी घेरेगा जितना है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिर कह रहे हैं हम लोग गैस के लिए तो ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही इनका कोई निश्चित आयतन होता है। आयतन का मतलब जगह घेरना, और आकार मतलब शेप, तो इनका कोई शेप भी फिक्स नहीं है। इतनी सी गैस अगर मान लो एक डब्बे में भरी हुई है, यहाँ पे मैं खोल दूं पूरे रूम में फैल जाएगी। तो पहले वो इतने से आकार की थी, अब उसका आकार इतने कमरे के बड़ा जितना हो गया, तो आकार भी बदल सकता है, इसका तो कोई फिक्स है ही नहीं। और अगर आयतन की बात करें तो वो तो वैसे भी बदल ही रहा है। आकार मतलब आकार में तो ये भी उदाहरण ले सकते हैं ना अपन, कि एक गैस को हमने मान लो ऐसी एक बोतल में बंद कर दिया, कैसे बताऊं, ऐसे गोल बोतल में बंद कर लिया, इतनी सी 1 लीटर की, ये मान लो इसमें गोल में आ गई, आकार गोल हो गया गैस का। अब उसको ऐसे चौकोर बोतल में बंद कर दिया हमने, चौकोर डब्बे में, 1 लीटर के डब्बे में, तो उसका आकार चौकोर हो गया। तो आकार भी फिक्स नहीं हुआ और आयतन तो वैसे ही फिक्स नहीं हुआ। अगर उतनी सी गैस को खोल दिया तो जो इतने से में भरी हुई थी वो पूरे रूम में भर गई, तो उसका आयतन भी फिक्स नहीं है। फिर क्या हमारे पास में, ठोस की बात कर रहे हैं, असंपिंड्य होते हैं। इसका क्या मतलब है, नॉन कंप्रेसिबल। ठोस को पिचका नहीं सकते आप। जैसे ये ना, इसको मैं अब अंदर मशीन है, खाली जगह तो पिचक जाएगा। पिचकाने से मेरा मतलब है जैसे मार्कर है मान लो, तो उसको दबा के पिचका थोड़ी सकते हो, भरा हुआ है तो पूरा। तो ये असंपिड्य है, इसको पिचकाया नहीं जा सकता। द्रव जो होते हैं ना, ये नगण्य संपीड्य होते हैं, मतलब थोड़ा सा आप मशीनों से इनको पिचका सकते हो। इनके बीच में थोड़ी सी खाली जगह जो होती है ना, उसको खत्म अपन करके हल्का सा इनको पिचकाया जा सकता है। और फिर क्या है हमारे पास में, गैस की बात कर रहे हैं तो ये अत्यधिक संपीड्य होती है, मतलब इसको बहुत ज्यादा पिचका करके छोटा करके इकट्ठा किया जा सकता है। देखा ही था अपन ने, गैस की टंकी जो अपने घर में आती है तो वो एलपीजी है ना, गैस है वो, तो उसको पिचका के छोटा करके भर देता है टंकी में, ऐसा। फिर यहां पे कह रहे हैं ठोस बह नहीं सकते। बहने का मतलब क्या होता है, पानी डाला ढलान पे बहने लग जाता है, अपने आप फैल जाता है ऐसे जमीन पे। ठोस नहीं फैलता। ये रखो दोगे ऐसे मार्कर को, फोन को मैंने यहां रख दिया, ठोस है ना, तो ऐसा नहीं हुआ कि बह गया, नहीं, ठोस नहीं फैलते, क्योंकि उनके बीच में क्या बल, अपन ने पढ़ा था ना, उनके जो पदार्थ के कणों के बीच में बल लग रहे हैं वो ज्यादा मजबूत बल है, इसलिए वो नहीं फैलता ऐसा। इसके लिए कहेंगे तो द्रव जो है वो क्या है, तरल है। तरल बोले तो फ्लूइड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्लूइड, FLUID लिख लेना आप। तो ये बह सकते हैं, पानी डालो बह जाएगा। और गैस भी बहती है, बोलते नहीं हवा बह रही है। तुम अभी यहाँ पे एक CNG का सिलेंडर लाके खोल दो, बोला अरे CNG बह रही है, सब सूंघ रहे होंगे ना CNG, करना मत ऐसा भाई, आग लग सकती है मतलब, लेकिन बहती तो है गैस, ऐसा। तो अगली बार कोई अगर कमरे में गलत हवा निकाल दे ना, गंदी गैस निकाल दे, तो तुम बोलना वाह बदबू बह रही है, पाद बह रहा है, ऐसे बोल देना, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ में हम कह रहे हैं कण मुक्त रूप से विचरण नहीं कर पाते हैं। किसके कण, ठोस के कण। ठोस के कोई से भी जो कण है वो मुक्त रूप से इधर उधर घूमने नहीं जा सकते। सही बात है, नहीं जा सकते, इसीलिए तो उसका एक निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है। यहां पे क्या है, द्रव के कण मुक्त रूप से घूम तो सकते हैं, लेकिन जिस बर्तन में है उसी में, उसी की दीवारों तक। जैसे पानी है, पानी को बाल्टी में और रखा है, तुम उसको ऐसे करके वो यूं 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 पानी झूला खाने लग जाएगा उधर,
थपेड़े खाएगा दीवारों से, लेकिन रहेगा बाल्टी में ही। समझ रहे हो इस बात को? उससे बाहर नहीं जा पा रहा, अंदर ही है। जबकि गैस के साथ दोनों ही बातें नहीं है, मस्त घूम सकता है और कोई बर्तन वर्तन का भी कोई लफड़ा नहीं है, जहां चाहिए घूमने चल जाएगा भाई। तो क्या लिख रहे हैं अपन यहां पे? कण मुक्त रूप से कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कोई रोक टोक ही नहीं है। सिंपल। फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में होता है। और यही कारण है कि ठोस हमको कैसे दिखाई देते हैं। अगर मैं यहां पर बनाऊं, देखो ये लाइट कलर से बना देता हूं, तो ये किसी ठोस के कणों को जब हम बहुत पास से माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो ये कण हमको ऐसे एकदम पास पास दिखाई देंगे। तुम लोग ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं वो नहीं वो होते अंगूर खट्टे वाली कहानी जो सुनी है बीच में बचपन में अपन, लोमड़ी वाली, तो ये लोमड़ी के अंगूर बना रहा हूँ। बचपन में अंगूर अपन ऐसे ही बनाते थे, यूं यूं करते आते थे, फिर लास्ट में एक लटका देते थे। मैं ऐसा नहीं कर रहा। ठोस के परमाणु हमें इस तरह से, परमाणु क्या जो कण है वो हमें इस तरह से व्यवस्थित दिखाई देते हैं, पास पास एकदम। अगर बात द्रव की करें तो इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है ना, वो ठोस से कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है, सबको ही पता है। तो इसके कण ना थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे ये। ठीक है। और फिर है हमारे पास में गैस की बात। तो इसमें क्या, कण मुक्त रूप से गति करते हैं, कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो ये फिर एक कण यहां है, एक यहां, तुम हाँ हम कहां, जाने आ गए लौट के तुम कहां हम कहां, दो पल रुका ख्वाबों का फासला, ऐसा कुछ गाना है कोई, फिर चल दिए तुम कहां हम कहां, तो ये तुम कहां हम कहां, ऐसा है इनका भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या हमारे पास में, उसी में प्रॉपर्टीज थोड़ी और है। छठी जो गुणधर्म है हमारे पास में, ठोस के लिए हम देखें तो दृढ़ होते हैं। ठोस कहते होते हैं दृढ़, रिजिड होते हैं, जैसे हैं वैसे ही है, ऐसे समझ लो। अर्थात बल लगाने पर इनका आकार नहीं बदलता। बल लगा लो आप, ये लो लगाओ, कहां बदल रहा, आकार इसका नहीं बदलेगा, दृढ़ होते हैं। द्रव ठोसों से कम दृढ़ होते हैं, द्रवों के साथ ऐसा नहीं, थोड़ा सा आप उस पर बल लगाओगे तो उसका आकार भी हम लोग बदल सकते हैं। संपीड्य ना हल्का सा, मैंने आपको बताया था, तो वही मतलब हो गया है यहाँ पे। और लास्ट में गैस के लिए कह रहे हैं तो गैसें अत्यल्प दृढ़ होती है। इसका मतलब क्या है, गैसों का आकार तो आप आसानी से बदल सकते हो, मेहनत ही नहीं करनी है आपको। द्रव का बदलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है, और गैस का बदलने के लिए बहुत ज्यादा, सॉरी ठोस का बदलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। ठोस आकार बदलते ही नहीं है अपना लगभग। इनका विसरण नहीं होता है। विसरण समझ लिया था अपन ने, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अपने आप मिलना क्या कहलाता है, विसरण। अभी दो ठोस रख दिए मैंने, ये रिमोट रखा और ये मार्कर रख दिया उसके ऊपर, अभी मिल जाओ भाई तुम विसरण, और क्यों नहीं हो रहा भाई विसरण, हमने तो पढ़ा था विसरण नहीं हो रहा ना, ठोस में नहीं होता विसरण। तो ठोस में विसरण नहीं होता। विसरण किस में होता है, द्रव में ठोस, पानी में कोई ठोस। जैसे आप क्या करो कि ना, शहद की ढली लो अगर, या शहद ले लो ना, ठोस का उदाहरण देना है वैसे मेरे को आपको, तो आप यूं करो, चलो शक्कर ले लो, थोड़ी सी चीनी का पाउडर ले लो और उसको पानी में डाल दो, तो थोड़ी देर में आप देखोगे ना, धीरे 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 चीनी पूरे में फैल जाएगी। नमक का पानी लो, धीरे 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 नमक जो है थोड़ा सा डाल दो कहीं पे, पूरा पानी खारा हो जाएगा धीरे धीरे, विसरण। तो ठोस द्रव में अपने आप फैल रहा है पूरे में। तो क्या हो सकता है, द्रव में ठोस का विसरण हो सकता है। और आप साथ ही देखोगे द्रव में द्रव का भी विसरण हो सकता है, डिफ्यूजन बोलते हैं विसरण को अपन। द्रव में द्रव के विसरण से मतलब है दो लिक्विड अपने आप मिल रहे हैं। जैसे शहद वाला उदाहरण दिया था मैंने आपको, शहद लो थोड़ी सी पानी में डाल दो तो पानी में अपने आप घुल जाती है, पूरा पानी मीठा कर देगी थोड़ी देर में। तो क्या है, द्रव में द्रव का भी होता है, और द्रव में ही गैस का भी विसरण होता है। कोई गैस किसी द्रव में डाल दो, अपने आप पूरे पानी में फैल जाती है, ये भी होता है। और साथ ही साथ अगर गैस की भी बात करें तो गैसों का अन्य गैसों में विसरण होता है। भाई साहब देख ही रहे ना, ठंडी हवा गर्म हवा वाला एग्जाम्पल देखा ही था अपन ने, तो फैल जाती है, विसरण होता ही है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, घनत्व की। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व को हम लोग कहते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का आ गया छोटा डी, और इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, D बराबर m बटा v। तो घनत्व का मतलब हल्के से समझ लेते हैं, जैसे मान लो 1 किलो का हमारे पास में लोहे का पत्थर है, वो नहीं होता क्या वजन तोलने के लिए दुकानदार भी काम में लेते हैं, वो है मान लो। और एक तरफ है हमारे पास में 1 किलो रुई, तो 1 किलो रुई जो है वो इतनी सारी होगी, और 1 किलो का वो लोहे का तो इतना सा ही होगा। तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों ही 1 किलो के हैं। एक तो बहुत ज्यादा जगह घेर रहा है और एक बहुत कम जगह घेर रहा है। एक के कण जो है वो बहुत पास पास में और एक के कण बहुत दूर दूर है।
तो जिसके कण बहुत पास पास में हैं, जैसे घने जंगल में नहीं होते पेड़ पास पास में होते हैं, उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो जिसके कण पास पास में हैं, जो एकदम ज्यादा भारी है, कम जगह में ही है, वो छोटा सा ही, वो उसका घनत्व ज्यादा है। जो ज्यादा फैला, ज्यादा जगह घेर रखी है जिसने, और जिसके कण पास पास नहीं है, वो क्या है, उसका घनत्व कम होगा। तो घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा? ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, वो होगा ही, जाहिर सी बात है। फिर उससे कम घनत्व किसका होगा? पानी का घनत्व उससे कम होगा। द्रव का, कोई भी अगर द्रव है, कोई भी लिक्विड है, तो उसका घनत्व ठोस से कम होगा। और उससे कम घनत्व किसका होगा? सबसे कम घनत्व किसका होगा? गैस का। सबसे ज्यादा जगह वही घेर रहा है और सबसे कम वजन उसी का ही है। तो गैस का घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है, याद रखना। और घनत्व निकालते कैसे हैं? तो ये हमारे पास में सूत्र है, द्रव्यमान बटा आयतन। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में? कई सारे पृष्ठ होते हैं। किसके कई सारे पृष्ठ होते हैं? ठोस के। अच्छा कैसे? फोन को ही देख लेते हैं अपन, फोन के पीछे पड़ गया हूं आज मैं तो ये ठोस है, एक पृष्ठ ये रहा, एक पृष्ठ पीछे है जहां पे कैमरा होता है, एक पृष्ठ ये रहा, एक पृष्ठ ये नीचे है, एक पृष्ठ इस तरफ है और एक पृष्ठ इस तरफ। पृष्ठ का मतलब है सरफेस। तो खूब सारे पृष्ठ हैं, जैसे माचिस की डिबिया है तो उसके कितने पृष्ठ होते हैं हमारे पास में? 6। तो इनके कई सारे पृष्ठ हो सकते हैं। द्रव का केवल एक पृष्ठ होता है, ऊपर की सतह, बाकी तो कोई पृष्ठ होता नहीं है। वो तो जहां डालो फिर उसके आकार का हो जाता है। वो द्रव बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी के आकार का, हर एक के आकार का, केवल ऊपर की एक सतह होती है हमारे पास में, केवल ऊपरी पृष्ठ होता है। और अगर गैस की बात करें तो ऐसा कोई पृष्ठ नहीं होता, कोई सरफेस नहीं होता है, ध्यान रखना है। और फिर लास्ट पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, यहां पर अणु पास पास होते हैं किसके? ठोस के। अणु दूर दूर होते हैं किसके? द्रव के। और अणु जो है बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं किसके? गैस के। और वो अपन ने बना के भी देख लिया था पिछले पेज पे कि कितना कितना दूर होते हैं, क्या क्या होता है। बढ़ रहे हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, ये चित्र अपने को किताब में दे रखा है कि ये कोई ठोस है, कोई प्लेट है, खाना खाने की मजा आ रहा है, खाना खाएंगे अपन, भूख लग रही होगी ना, मैंने ऐसे कर दिया। तो एक क्या कर रहे हैं, खाना खाने की प्लेट को जूम करके देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, तो कण दिख रहे हैं पास पास में। द्रव को देख रहे हैं तो कण थोड़े दूर दूर दिख रहे हैं। और गैस के अंदर किसी गुब्बारे में भरी हुई गैस को देख रहे हैं तो कण काफी ज्यादा दूर दूर है। कुछ एक लोगों का मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, मंदिर के अंदर नहीं जाते, वो बाहर ही रुकते हैं मंदिर के दूर ही, काफी दूरी पर। और कुछ एक लोग ऐसे 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 करते हैं, वो ठीक है समझ आता है, वो नमस्ते करना तो हमारी संस्कृति में है। कुछ एक लोग ना ऐसे करते हैं, ठीक है। कुछ एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, ऐसे ऐसा करके मंदिर, भगवान को जैसे फ्लाइंग किस दे कर भगवान को कि भगवान थैंक यू सो मच, चल रहे हैं, कल मिलते हैं आपसे, है ना तो इससे अच्छा तो ये है कि मंदिर में जाके अच्छे से हाथ जोड़ के फिर आ जाए। उनको समय नहीं होता लेकिन ऐसा ऐसा करते हैं काफी सारे लोग, ठीक है ना। चलो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद क्या है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास में पद हैं। तो पहले बात ध्यान देना, पदार्थों का अवस्थाओं में परिवर्तन संभव है। जैसे 3 अवस्था पढ़ी ना हमने, ठोस, द्रव और गैस। तो ये संभव है कि कोई पदार्थ ठोस से द्रव बन जाए, द्रव से गैस बन जाए, संभव है, हो सकता है। ये भी संभव है कि कोई गैस से लिक्विड बन जाए, द्रव से ठोस बन जाए, कुछ भी संभव है। ये हो सकता है कि ठोस से सीधा ही गैस बन जाए। तो उससे संबंधित कुछ एक टर्म्स हमको पढ़नी है, वो देख रहे हैं अपन, और कैसे परिवर्तन होता है वो भी अपन समझ लेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं भैया हम गलनांक की बात कर रहे हैं। तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाते हैं, उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना, तो जैसे मान लो अपने पास में क्या है, एक पात्र में अपने पास में क्या है? बर्फ है, ठीक है, बर्फ। अब ये जो बर्फ है इसको हम गर्म कर रहे हैं नीचे से। गर्म करने की भी जरूरत नहीं, गर्म कहाँ करना पड़ेगा? मान लो लद्दाख में है, कहीं पर हिमालय की कहीं चोटियों में है जहां बर्फ पिघलेगी नहीं, तो हम गर्म कर रहे हैं उसको, साहब तापमान बहुत कम है वहां पे। तो अब वो तापमान जिस पर कोई ठोस, जैसे यहां पर ठोस क्या है? बर्फ, वो तापमान जिस पर कोई ठोस जो है ना पिघलने लग जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट उसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, बर्फ के लिए गलनांक हमारे पास में कितना होता है? आप सबको पता होगा, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास में बर्फ का गलनांक होता है। यही चीज लिखी है हमने डेफिनेशन में। अच्छा, और भी उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे नमक है हमारे पास में, सॉल्ट जिसको बोलते हैं, खाते हैं जो अपन खाने में, तो इसका NaCl का जो गलनांक है वो कितना होता है? तो आपको जान के हैरानी होगी, 801 डिग्री सेल्सियस के लगभग। 800 डिग्री सेल्सियस जब आप उसको गर्म कर दोगे, इतना तापमान दे दोगे, तो वो नमक लिक्विड हो जाता है। घर में आप ये नहीं कर सकते, ना ही कोशिश करना।
घर में इतना तापमान हम उस पर पैदा ही नहीं कर सकते किसी बर्तन में, वो बर्तन जल जाएगा। तो ये समस्या हो सकती है। आप ऐसा कोशिश कभी मत करना, और ना ही ये चीज आपको याद रखने की भी जरूरत है, ठीक है। तो जैसे न्यूनतम तापमान, भाई अगर 801 डिग्री से ज्यादा 850 डिग्री होगा तो भी नमक तो पिघलेगा ही, लेकिन कम से कम कौन सा ताप है जिस पर कोई ठोस जो है हमारा वो पिघलने लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, संगलन, या जिसको गलन कहते हैं हम लोग सरल शब्दों में, और इंग्लिश में इसको हम लोग फ्यूजन और मेल्टिंग भी कहते हैं। मेल्टिंग बहुत सरल शब्द है, यही याद रख लो आप लोग, गलन। तो गलने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। या जैसे ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, अच्छा समझना कैसे, बहुत सिंपल है। गर्म कर रहे हैं बर्फ को, पिघल के पानी बन गई, तो ठोस से द्रव में बदल गई वो। तो ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, गलन कह रहे हैं। देखो एक तो क्या होता है, कोई चीज होती है, जैसे रिमोट कोई चीज है उसको छू सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया को छू नहीं सकते। श्वसन एक प्रक्रिया है, छू नहीं सकते ना भाई श्वसन को। तो वैसे ही गलन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो वही चीज हमने डेफिनेशन में लिख दी, बट एग्जाम में पूछा जा सकता है गलन से आप क्या समझते हो, तो बता देना साहब गलन से क्या समझते हैं। फिर कह रहे हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में है ये कि एग्जाम में ये क्वेश्चन टीचर्स का फेवरेट है। और क्यों फेवरेट है, क्योंकि स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता आसानी से, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका समझना थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। यहां पर ध्यान देखो, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, या इसको इंग्लिश में समझोगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। प्रसुप्त बोल लो या आप लेटेंट बोल लो, एक ही मतलब है। इसका मतलब होता है छुपा हुआ। तो क्या कह रहे हैं, गलन की, संगलन बोलो या गलन बोलो एक ही बात है, तो गलन की छुपी हुई ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या मतलब है इसका, अभी ध्यान समझते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले एक चीज समझते हैं हम लोग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना आप। अगर हम लोग आइडल कंडीशन में एकदम सही तरीके से ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो पता है हमको क्या देखने को मिलता है। हमको ये देखने को मिलता है, जैसे मान लो हम ना बर्फ के टुकड़े हैं हमारे पास में, यहाँ पे ऐसे एकदम छोटे छोटे आइस क्यूब्स नहीं होते जो बर्फ हम लोग जमाते भी हैं रेफ्रिजरेटर में, मान लो ये है हमारे पास में, और इसको हम पिघलाना चाह रहे हैं, और एकदम ठंडी जगह है कहीं पर, वहीं कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं उसको हम लोग। ऊपर से अपन ने थर्मामीटर इसमें लगा रखा है ताकि अपने को तापमान पता चल जाए कितना हो गया, कब पिघलेगा। तो हम देखेंगे कि है ना, गर्म कर रहे हैं, मान लो जहां पर हम बैठे हैं वहां ना माइनस में तापमान है, सियाचिन ग्लेशियर पर, जहां पर हमारे भारत के जो वीर फौजी हैं वो बैठ करके हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो वहां है, मान लो माइनस का 10 डिग्री तापमान है वहां पे, तो वो बैठे हैं, देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को। अभी ना तापमान कितना हो गया हमारे पास में, -1 डिग्री सेल्सियस। अभी भी नहीं पिघली बर्फ, अभी भी बर्फ ही है। अब जैसे ही 0 होगी तो क्या होगा, बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, पानी बनना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, अब वो जो तापमान यहां पर हमें देखने को मिल रहा है किसमें, थर्मामीटर में, ये तापमान मान लो यहां दिख रहा है हमको कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहीं रुक जाएगा तापमान। अब आप उसको गर्म करते ही जाओ। अब समझने की कोशिश करना, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी हमारे पास में कि आधे में तो हमारे पास में बर्फ के ढल्ले बचेंगे, टुकड़े बचेंगे, और आधा पानी हो जाएगा हमारे पास में, ठंडा पानी, एकदम ठंडा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारे पास में बर्फ भी होगी, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारे पास में पानी भी होगा, और उसका तापमान वहीं रुका रहेगा। कब तक, उससे आगे नहीं बढ़ेगा जब तक सारी बर्फ सारा पानी नहीं बन जाती। फिर वो और आगे गर्म होना शुरू होगा, फिर उसका तापमान आपको 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस होते हुए दिखाई देगा। लेकिन बीच में ऐसी स्थिति भी आती है। तो इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश करना, ध्यान समझना। भैया हमने ऊर्जा दी, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारे पास में बर्फ भी है पिघलाते हुए, और अभी सारी तो पिघली नहीं, तो थोड़ा पानी भी है हमारे पास में जितना पिघल गया। तो अब इस पानी में ज्यादा ऊर्जा है या इस बर्फ के टुकड़ों में ज्यादा ऊर्जा है? भाई ऊर्जा ज्यादा है, जभी तो आप देखोगे कि उसके कण थोड़े दूर दूर हो गए और वो पानी बन गए। और ऊर्जा कम है बर्फ के टुकड़ों में, तभी तो वो अभी भी ठोस है ना, पानी नहीं बना ना वो अभी तक भी।
आ रही मेरी बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को? बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गलन की या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि मतलब पिघलते वक्त भी ऊष्मा का कुछ ऊर्जा जो है ना वो इसमें जाके छुप जाती है पानी में। भाई इसमें इससे ज्यादा ऊर्जा है लेकिन दोनों का तापमान तो समान है, तापमान के हिसाब से दोनों में सेम है। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि ज्यादा ठंडा कौन है? बर्फ है। इससे कम ठंडा कौन है? ये है। ज्यादा ऊर्जा किसमें है? तुलनात्मक रूप से पानी में। 0 डिग्री के पानी में ज्यादा ऊर्जा है और इसमें कम ऊर्जा होती है। अब आपको समझ में आएगा कि इसका कंसेप्ट की जरूरत क्या है। तो यहां पर हम यही कह रहे हैं वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब मतलब नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास में, दाब है ना, हवा है, तो हवा का दाब बदलता है। समुद्र के किनारे जाएंगे तो वहां पे हवा के कारण दाब कुछ और होता है, पहाड़ी की चोटी पर जाएंगे तो वहां पर हवा के कारण दाब कुछ और होता है, कम होता है वहां पे। तो हम कह रहे हैं वायुमंडलीय नॉर्मल दाब है। ये लिखना जरूरी है, अभी इसकी गहराई में नहीं जा रहे, बट ये समझना थोड़ा सा जरूरी है, लिखना पड़ेगा अपने को। वायुमंडलीय दाब है, इस पर 1 किलो मान लो हमने कोई ठोस ले लिया। अच्छा 1 किलो कौन सा ठोस ले लिया? हमने बर्फ ले ली मान लो 1 किलो। तो 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक पढ़ लिया था अपन ने, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के केस में। तो मान लो 1 किलो बर्फ ली, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब जो है, जो नॉर्मल हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, और वो किस में बदलेगा? ठोस जो है द्रव में बदलेगा। तो उसके लिए जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, उसे हम लोग कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसको बोलते हैं। ये लिखा भी है देखो हमने यहाँ पे। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। भाई जितनी भी ऊर्जा हम दे रहे हैं ना 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो सारी उस पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन करने में गायब हो जाती है, उसका तापमान नहीं बढ़ाती। तो इसीलिए इसको छुपी हुई ऊष्मा बोलते हैं। भाई वैसे तो तापमान बढ़ता जा रहा था, अब रुक गया आकर के थोड़ी देर के लिए, जब तक वो सारा फिर लिक्विड में नहीं बदल जाता तब तक तापमान नहीं बढ़ रहा। तो वो इतनी जो सारी ऊर्जा गई वो कहां गई? जाके छुप गई उसमें। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया? इसलिए इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार्स बनाए मैंने, जरूर से इसको अच्छे से समझ लेना। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? क्वथनांक की बात कर रहे हैं। क्वथनांक क्या होता है? तो जैसे गलनांक समझा था वैसे ही क्वथनांक है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं साहब? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। नॉर्मल हमारे पास में क्या है? वायुमंडलीय दाब है। फिर से लिखना जरूरी है क्योंकि अलग अलग स्थानों पर क्या होगा कि अगर दाब अलग अलग होगा तो अगर किसी चीज को उबालना चाह रहे हैं हम तो अलग अलग ऊर्जा लगेगी वहां पर। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? तो यहां पर भी हम लोग यही चीज कह रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर क्या होगा, कोई द्रव जो है उबल करके हवा में उड़ जाए, गैस बन जाए, वही क्या हमारे पास में क्वथनांक है। जैसे अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी का क्वथनांक हमारे पास में कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या देखेंगे? पानी जो है गैस बन जाता है, भाप बन करके उड़ जाता है। और तो और नमक का ही हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। तो नमक का जो हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 1465 डिग्री सेल्सियस होता है। 1465 डिग्री सेल्सियस किसका? नमक का। मतलब इतना तापमान अगर हम नमक को दे देंगे ना तो नमक भी गैस में बदलने लग जाएगा। ये कहने का मतलब है नॉर्मल हमारे पास में वायुमंडलीय दाब हो तब। तो ये वायुमंडलीय दाब लिखना मत भूलना। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास में? यहाँ पे क्वथनांक समष्टि का गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन है। एक छोटी सी चीज यहां पर मेंशन कर लेते हैं अपन कहीं पर। केल्विन जो है ना हमारे पास में, ये जिसको के से लिखते हैं हमारे पास में, ये हमारे पास में तापमान को मापने के लिए क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? जिसको हम लोग उत्तर में लिखते हैं, ऐसा आप ध्यान रखो। जैसे मीटर में लंबाई को हम किस में बताते हैं? अक्सर मीटर में बताते हैं। तो ऐसे ही यहां पर टाइम को हम लोग अक्सर किस में बताते हैं? क्वेश्चंस करते हैं तो सेकंड में बताते हैं। तो पूरे दुनिया भर में ऐसा कुछ सेट कर रखा है, कुछ एक ऐसी इकाई है जो स्टैंडर्ड है। तो यहां पर स्टैंडर्ड इकाई क्या है हमारे पास में? केल्विन। आप ध्यान देना। तो हम तापमान को किस में लिखते हैं? केल्विन में, बड़ा के होता है बस, और कुछ नहीं। और 273 केल्विन किसके बराबर होता है? लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। लगभग क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 273.15 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो उस पॉइंट वाले को छोड़ रहे हैं, अभी अपन सिंपल में लिख रहे हैं। 273 केल्विन किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अच्छा यहां पर एक चीज लिखिए कि जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो समष्टि का गुण होता है।
इसका क्या मतलब होता है भाई? तो एक तो हमारे पास में क्वथनांक होता है और एक और होता है, आगे आएगा अपने, वाष्पीकरण। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग क्वथनांक को, और एक और होता है इसको इवेपराइजेशन हम लोग बोलते हैं। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में समझते हैं। फर्क ऐसे है कि अभी भी हमने कहा कि पानी कब गैस बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन आपको ध्यान होगा, अपन कपड़े सुखा के आते हैं धूप में, हवा में कपड़े सुखा के आते हैं धोकर के, तो क्या सूरज की रोशनी से 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान आता है जो पानी उड़ जाता है भाप बनकर के और कपड़े सूख जाते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तुम और मैं जल के भस्म हो चुके होते हैं, जो यहां होते ही नहीं पृथ्वी पर। तो फिर वो पानी कैसे उड़ गया? तो ऊपर जो सतह का पानी होता है ना, वो वाष्प बन जाता है। और वाष्पीकरण किससे? क्वथनांक से कम तापमान पर हो जाता है। वाष्पीकरण जो है वो क्वथनांक से कम तापमान पर संभव है। लेकिन जो क्वथनांक है ना, वो समष्टि का गुण है। वो पूरा का पूरा पानी एक साथ जब गैस बदलना शुरू करता है ना, गैस में पूरे के पूरे पानी का तापमान जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वो उसका क्वथनांक हो रहा है। समझ में आई आपको मेरी बात? तो ये छोटा सा फर्क है किसमें, क्वथनांक में और इवेपोराइजेशन में या वाष्पीकरण में। आगे आएगा, थोड़ा सा और देख लेंगे। बस अभी आप ये ध्यान रखना कि ये समष्टि का गुण है। इसका मतलब क्या है? पानी के सारे कण का तापमान एक साथ जब 373 डिग्री केल्विन होगा, तब वो क्या होगा, गैस में बदलना शुरू होगा। अगर केवल सतह का पानी धूप के कारण उड़ने लग गया थोड़ा थोड़ा, तो वो वाष्पीकरण होता है। उसको हम लोग क्वथन नहीं बोलते, या बॉइलिंग उसको नहीं बोलते हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास में, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब आप समझ गए होगे, इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट स्टिल मैं इसके आगे 3 स्टार बना रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब क्या होता है, जैसे पानी है हमारे पास में, उसको भरा वापस से अपन ने एक किसी कंटेनर में, ये पानी है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, थर्मामीटर ऐसा डाल दिया ऊपर से एक, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि गरम किया नीचे से, इसको खूब गरम कर दिया, और हमें देखने को मिल रहा है कि यार अब इसका ना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया पानी का। अब ये क्या होगा, गैस में बदलना शुरू हो जाएगा, इसका क्वथनांक होना शुरू हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, तो ये उबलना मतलब गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ठीक है सब होगा। तो अब क्या होगा, अगर हम इसके ऊपर, मानो एक बार के लिए इसके ऊपर मैं क्या करूं, एक डब्बा लगा दूं ऐसे कांच का ही, ऐसे एक पात्र लगा दूं इसके ऊपर, और उसमें ना ये गैस इकट्ठी हो जाए, वाष्प। ये भी H2O ही है, लेकिन ये गैस है। इसका भी तापमान कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और जो नीचे पानी है उसका भी तापमान कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। गैस का भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जो ऊर्जा दी वो कहां गई फिर? ये बात हमको समझ में आ रही है कि ऊर्जा किस में ज्यादा होगी, गैस में ज्यादा होगी, और पानी में उससे कम होगी, लेकिन दोनों का तापमान सेम है। तो हमने जो भी ऊर्जा दी ना क्या इस पानी को, वो ऊर्जा 100 डिग्री सेल्सियस पर जो ऊर्जा हम देते जा रहे हैं, तो जब तक पूरा पानी गैस नहीं बन जाता, तब तक तो उसका तापमान बढ़ेगा नहीं। पहले बताया था मैंने आपको, जैसे पिछले केस में हो रहा था ना, वैसे ही यहां पर होगा कि जब तक सारा एक एक पानी का जो बूंद है हमारे पास में वो गैस नहीं बन जाती, तब तक उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ता। ये ध्यान रखना है अपन को यहां पे, ठीक है साहब, बढ़ गया। अब दोनों का ही तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जो हमने ऊर्जा दी ना 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो पानी को गैस की अवस्था में बदलने में काम आ गई सारी की सारी। और उस ऊर्जा को जो छुप गई ना अंदर जाकर के, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। की वाष्प बनते वक्त, गैस अवस्था में परिवर्तित होते वक्त जो ऊष्मा जाके छुप गई, वो क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। परिभाषा कैसे देंगे, सिंपल है। बोले साहब वायुमंडलीय दाब पर, हमने कहा ठीक है साहब, ये तो याद ही कर लो कि लिखना ही है कि वायुमंडलीय दाब पर अगर 1 किलो हमारे पास में क्या है, पानी है। अब आप बोलोगे सर पानी को आप 1 किलो में बोल रहे हो, सर पानी को तो लीटर में बोलते हैं ना। अभी तुम समझ लो यार, थोड़ा दिल पे लो मेरी बात को, क्योंकि अपन ने किलो को क्या स्टैंडर्ड बना रखा है ना, तो किलो में नाप रहे हैं अपन वजन को यहाँ पे। तो वायुमंडलीय दाब पर अगर 1 किलो हमारे पास में कोई सा भी द्रव है, पानी हो सकता है, कोका कोला, मिरिंडा, लिम्का, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पानी ले लेते हैं अभी अपन, कोई सा भी द्रव है, उसको उसके क्वथनांक पर, उसका क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके क्वथनांक पर ले जाओ आप, और अब आप उसको और ऊष्मा दो, तो जितना ऊर्जा अब आप उसके गैस में बदलने के लिए उसको दे रहे हो, तापमान तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उस वक्त फिर, तो उस ऊष्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस ऊष्मा की मात्रा को ही हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बहुत सिंपल है। इसी कारण 373 केल्विन पर
भाप अगर होती है ना पानी की 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी की भाप है अर्थात जो वाष्प है, तो उसमें उसी तापमान पर ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और उसी तापमान पर जो पानी होता है उसमें तुलनात्मक रूप से ऊर्जा कम होती है। कहने का मतलब यह है 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, हाथ डाल लेना जलेगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस की ही गैस है ना वाष्प, उसमें हाथ डालना जल ही जाएगा, मतलब मजा ही आ जाएगा भयंकर वाला। करना मत ऐसा, मैं बस बता रहा हूं कि पानी में हाथ कम जलेगा और उस गैस में हाथ बहुत ही ज्यादा जलेगा। जैसे हम लोग है ना तेल गरम किया हुआ मान लो, या जैसे पूड़ी नहीं होती क्या, तो पूड़ी के अंदर गैस इकट्ठी हो जाती है, तो तेल की भी कुछ वाष्प ऐसे गरम गरम अंदर रह जाती है, तो जैसे कभी कभी खोलते हैं तो हाथ जल ही जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि उस गैस में ज्यादा ऊर्जा होती है, जो वाष्प है ना उसमें ज्यादा ऊर्जा, ये कारण है। जबकि उतनी ऊर्जा उतने ही तापमान के उस लिक्विड में, उस तेल में नहीं होगी, उसमें ज्यादा होगी उससे। ऐसा बढ़ रहा है आगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ऊर्ध्वपातन, या जिसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना अगर कोई ठोस सीधा ही गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हमारे पास में कुछ एक चीजें होती है, कपूर आपने जरूर सुना होगा, कपूर लिख देता हूं मैं, कैम्फर बोलते हैं इसको हम लोग, कपूर कपूर जो बोलना बोल लो। आरती में भी नहीं करते जय गणेश देवा, उसमें कपूर की टिकिया जलाते हैं। तो वो कपूर क्या है, उसको आप खुला रख दो उड़ जाता है हवा में। नेफ्थलीन की गोलियां आती है कपड़ों में रखने के लिए, नहीं कपड़ों में रखते हैं, हाँ कपड़ों में रखते हैं, वो उसको भी खुला छोड़ दो उड़ जाती हैं। तो ये चीज क्या है हमारे पास में, क्या दिखा रही है कि ठोस से सीधा गैस में बदल रही, लिक्विड में बदल ही नहीं रही, द्रव में बदल ही नहीं रही, सॉलिड से सीधा गैस। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, या इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो बस सिंपल सी बात है, इसको अगर वापस प्राप्त करना हो हमें, तो मान लो ऊपर एक डब्बा लगा दो, तो ये यहां 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 जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर क्या है हमारे पास में, निक्षेपण या कंडेंसेशन। अगर उल्टा हो कि कोई गैस है वो क्या कर रही है, सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया दिखा रही है, क्योंकि गैस है, गैस से सीधे ही ठोस बन रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण, या इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। अच्छा इसका उदाहरण क्या है, यही उदाहरण हो गया ना, कपूर है, कपूर सीधा गैस में बदल गया, हमने ऊपर एक डब्बा लगा दिया और वो हमने देखा तापमान जब हमने थोड़ा मान लो कम किया तो वापस गैस जो है ठोस बनने लग जाएगी। तो वो गैस के जो कण थे कपूर के वो वापस से सॉलिड बन गए, भले थोड़े थोड़े दाने 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 अलग अलग जगह पर हमको देखने को मिले, लेकिन ठोस बन गए। तो ये एक उदाहरण हो गया। एक उदाहरण यहां पर हमारे पास में होता है ड्राई आइस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, वो सीधा ठोस में बदल जाती है, जिसको बर्फ बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, और वो बहुत खतरनाक होती है, सीधा हाथ नहीं लगा सकते उस पर अपन। समझ में आई आपको ये बात? तो वहां पर भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के केस में भी देखने को मिल रहा है, क्या होता है वहां पर, निक्षेपण होता है या कंडेंसेशन होता है। तो जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा ना चार्ट बनाने की कोशिश करें या डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो हम देख सकते हैं क्या क्या है हमारे पास में, ठोस है, द्रव है और गैस है। तो यहां पे अपन को नोटिस करने को मिलता है, अगर ठोस से द्रव में बदलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गलन कहते हैं, या संगलन कहते हैं, फ्यूजन कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अपन। फिर इसके बाद अगर अभी भी हमने देखा ठोस से सीधा ही गैस बन रही है कोई चीज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और फिर इसके बाद अगर हम देख रहे हैं द्रव से ठोस बनना, द्रव से ठोस बनना अगर देखें तो ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं जमना। सिंपल है ना, बर्फ जमाते ही अपन घर में, तो इसको मैं लिख देता हूं व्हाइट कलर से, लिख देते हैं जमना, या इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, या फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। द्रव से गैस को क्या बोलते हैं, या चलो पहले ये देख लो, गैस से अगर ठोस बन रहा है सीधा ही कोई वस्तु, अभी भी देखा ना अपन ने, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण या कंडेंसेशन। तो ये क्या हो जाएगा, निक्षेपण, अगर कोई वस्तु सीधा ही गैस से जो है ठोस बन जाती है तो निक्षेपण बोलते हैं। फिर आप देखोगे द्रव से गैस, द्रव से गैस कैसे बनता है, क्या बनता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। ये बना लेना आप, केवल एक तरह से डायग्राम से ही सब कुछ याद हो जाएगा आपको। और एक और अगर हम बात करें
गैस से अगर कोई चीज सीधा द्रव बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अभी शायद आगे पढ़ेंगे अपन, नहीं तो मैं बता ही देता हूं आपको अभी यहाँ पे। उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है, संघनन का क्या मतलब होता है? जैसे एक उदाहरण है कि हमारे पास में पानी का ग्लास है, तो उसमें पानी भरा हुआ है, ठंडा पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा गर्मी का टाइम है, ऐसे रखा अपन ने बाहर। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि यार गिलास के बाहर पानी की बूंदें आ गई। कहां से आई भाई? तो वो पानी की बूंदें हमारे चारों तरफ थी, है ना, वायुमंडल में है। आर्द्रता बोलते हैं ना जिसको, नमी, पानी की बूंदें चारों तरफ होती हैं। बारिश के दिनों में आर्द्रता ज्यादा हो जाती है, हवा जब चल रही होती है बढ़िया तो आर्द्रता कम होती है, तो आर्द्रता है चारों तरफ। तो वो क्या हुआ, ठंडा पानी था ना, तो गैस है वो, तो वो पानी जो गैस है वो उसके टच में आया ना जैसे, तो क्या हुआ, इसका भी तापमान कम हो गया। तापमान कम होते ही वो लिक्विड बन गया। तो वो लिक्विड फिर उसके बाहर जम गया गिलास के, मतलब आके पानी की छोटी छोटी बूंदें लग गई। तो मेरे को बचपन में लगता था पानी अंदर से बाहर आ गया, अंदर से बाहर नहीं आया, वो बाहर ही था पानी हमेशा से, ऐसा। बस वो बाहर आके उसके संपर्क में आके वो क्या, संघनित हो गया उसके पास में आकर के। तो ये समझ गए आप कंडेंसेशन क्या है और संघनन क्या है, किसको कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को। चलो तो बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट है भिन्न अवस्थाओं पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। जो अलग अलग अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, तो उनका अगर हम दाब बदलें पदार्थ का, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देख रहे हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट है, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। बहुत सिंपल बात है कि अगर हम किसी गैस को क्या करना चाह रहे हैं, किसी गैस को द्रव अवस्था में हम लोग बदलना चाह रहे हैं, तो कैसे बदल सकते हैं? जैसे मान लो एक डब्बा है हमारे पास में, पिस्टन ले लो ना, वही पिस्टन समझ लो आप, और इस पे ये बड़ा सा कुछ हथौड़े जैसा कुछ लगा हुआ है इस पे ऊपर से। अब हवा तो आ नहीं सकती, इसके अंदर कोई गैस भर दी मान लो हम लोगों ने, ऐसे दूर दूर है उसके कण। तो अगर हम क्या करें, इसका दाब बढ़ा दें, उसका दाब लगाएं इस पर ऐसे नीचे की तरफ, तो दाब क्या हो, बढ़े, तो क्या होगा, कण पास पास में आ जाएंगे। कण पास पास में आते वो द्रव में बदल जाएगी जो गैस है। या फिर एक काम और हो सकता है कण पास पास में लाने का, कि अगर हम इसको ना ठंडा कर दें बहुत ज्यादा, तो ठंडा करने से क्या होगा कि कण जो है ना वो एकदम धीरे धीरे हो जाएंगे, पास पास में जाएंगे। गर्म करने से भागते हैं दूर कण, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, हमने पढ़ा था। तो उसको जैसे ठंडा करोगे, तापमान को कम कर दोगे, तो कण ऐसे ऐसे पास में आ जाए, वो लिक्विड बन जाएगा। तो यही चीज कह रहे हैं हम लोग, दाब बढ़ा दो या तो फिर ऐसा पिचका के पास पास में ले आओ दम लगा करके, या फिर क्या कर दो, तापमान कम कर दो, तो गैस जो है वो किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। और उसके अलावा क्या है हमारे पास में, जब हम कह रहे हैं वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, मतलब वायुमंडलीय दाब कितना हो, 1 ATM। अच्छा, दाब को मापने की एक इकाई है हमारे पास में, ATM। ATM पैसे निकालने वाली मशीन नहीं, ATM का मतलब है एटमॉस्फेयर, ऐसा। तो ठोस CO2, अच्छा ये CO2 है, 2 नीचे है ऊपर नहीं है, तो CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये मैं आपको बता रहा था ना किसके बारे में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या जिसको शुष्क बर्फ हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं अगर हमारे पास में वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो जो ठोस CO2 है ना, जो बर्फ होती है ना, वो सीधा ही किस में बदल जाती है, द्रव में आए बिना सीधा ही किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। इसी कारण से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। और यही कारण है उसको शुष्क बर्फ हम लोग कहते हैं, क्योंकि वो सीधा ही ठोस में बदलती है या फिर गैस में बदलती है, बीच में नहीं आती। ये चीज कह रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल वाष्पीकरण की बात कर रहे हैं। वाष्पीकरण मैंने आपको बताया था ना, बॉइलिंग में और वाष्पीकरण में। बॉइलिंग मतलब क्वथनांक में, तो क्वथन में और वाष्पीकरण में क्या फर्क है? क्वथन कब होता है? जब क्वथनांक वाला बिंदु हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो, उस उतने तापमान पर ही क्वथनांक होता है। लेकिन वाष्पीकरण के साथ में क्या है कि वो उससे कम तापमान पर भी हो जाता है। जैसे पानी की अगर हम बात करें, तो द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और ये कब हो सकता है? ये उसके क्वथनांक से पहले संभव है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी क्या हो सकता है? वाष्पीकरण होता ही है। हम लोग देखते हैं, पोछा लगाते हैं तो वो जो पानी है वो हल्का हल्का सा उड़ जाता है ऊपर, तो उसी को हम लोग पूरा सूख जाता है ना फर्श, तो उसी को हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। देखो इसमें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बधाई हो बधाई। तो वाष्पीकरण किस किस कारकों से प्रभावित होता है? तो देखो क्या है, पहला है सतही क्षेत्र। सतह जो है ना हमारे पास में, सतह का जो क्षेत्रफल है, तो उससे, जैसे अगर पानी हमारे पास में गिलास में है तो उसका वाष्पीकरण केवल ऊपर की सतह से होगा ना, जो कि इतनी सी है, तो थोड़ा सा ही वाष्पीकृत होगा। लेकिन उसी पानी को मैं थाली में ले लूं अगर, तो क्या होगा? सतह बढ़ जाएगी ना, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा,
तो उस पूरे में से हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से चला जाएगा, तो उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा। और उसी एक गिलास पानी को मैं बाहर हॉल में जाके ढोल दूं, इस पूरे कमरे में ढोल दूं और पोछा मार दूं, ऐसे कपड़ा घुमा दूं, तो वो पूरे फर्श पे फैल जाएगा कमरे के, और वो थोड़ी सी ही देर में गायब हो जाएगा पूरा का पानी। तो इसका मतलब क्या है, सतही क्षेत्रफल अगर बढ़ता है ना, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सतह लिख रहा हूं, चलो, तो सतह बढ़ने से वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, और इसको इंग्लिश में हम लोग इवेपोराइजेशन बोलते हैं। ये इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं समानुपाती, या समानुपाती मत बोलो, अनुक्रमानुपाती बोलो, एकदम सही शब्द है इसके लिए अनुक्रमानुपाती, या इंग्लिश में बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये कम होगी तो ये भी कम हो जाएगी, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं, इसका और कोई मतलब नहीं। पढ़ोगे कैसे, सतही क्षेत्रफल जो है वो समानुपाती है किसके, वाष्पीकरण के। जितना वाष्पीकरण बढ़ेगा तो इसका मतलब हो रहा होगा कि हो सकता है सतही क्षेत्रफल बढ़ रही है, जितनी सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण भी दे रखा है अपन ने, कपड़े सुखाते हैं हम तो उसको फैला देते हैं, शर्ट को छड़क के एकदम फैला के टांग देते हैं तो सूख जाती है, ऐसे ऐसे करके बॉल रख के रख दो, नहीं सूखेगी वो, क्योंकि सतही क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए उसका। नेक्स्ट क्या, तापमान के बढ़ने पर, तो तापमान अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। ये तो जाहिर सी बात है कि आप सोच करके देखो कि पानी को गर्म ही कर दिया अपन ने तो वो जल्दी वाष्प में बदल जाएगा ना। तो तापमान भी क्या है, वाष्पीकरण से हम लोग कहेंगे अनुपातिक उसका संबंध है, मतलब अनुक्रमानुपाती संबंध है उसका। तो तापमान जो है वो वाष्पीकरण से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां लिखा है अपन ने कि तापमान के बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। तो तापमान बढ़ जाता है तो कण भागने लग जाते हैं इधर से उधर, दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, और जैसे ज्यादा दूर दूर उड़ जाते हैं। चाय गरम गरम होती है, ऐसे ऊपर धुआं निकल रहा है, धुआं क्या होता है भाई, वो वाष्प ही तो है, पानी की वाष्प है ना, वो जा रही ऊपर, गर्म है ना, क्योंकि तो वाष्पीकरण है वो। फिर क्या है, आर्द्रता। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अच्छा, ये उदाहरण दे रखा है, यहां पे ऐसे होगा जब वायु में जल के कणों की मात्रा, यहां पे के आएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अच्छा क्या है, मैं आपको बताता हूं आर्द्रता क्या होता है। आर्द्रता यूं समझो, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी इंग्लिश में। फोन में अपने आजकल होता है ना, वो बताता है कितना तापमान है, क्या है, ऐसे एंड्रॉइड फोन। तो यहाँ पे आर्द्रता एक शब्द है हमारे पास में, ह्यूमिडिटी, वो भी बताता है फोन की आपके चारों तरफ कितनी आर्द्रता है। उमस बोलते हैं ना, उमस हो रही है, आज तो पसीना ही नहीं सूख रहा यार, बारिश के मौसम में अपन बोलते हैं। क्यों होता है, बारिश के मौसम में हवा भी नहीं चल रही होती, सूरज भी नहीं होता, पानी पानी होता है चारों तरफ, तो क्या हर चीज ना चिपचिपी भी होने लग जाती है, पानी पानी, पसीना आता है तो सूखता ही नहीं है। तो वो क्या है, आर्द्रता के कारण है। भाई हवा में भी पानी है, खूब सारा पानी है, तो हवा क्या कर रही है, हमारे शरीर का जो पसीना है ना उसको लेके नहीं जा पा रही खुद के साथ में। समझ में आ रही है मेरी बात। तो क्या हुआ, आर्द्रता बढ़ गई, जब हवा में पहले से ही पानी बढ़ गया तो वो हमारा पसीना नहीं लेके जा पा रही ना, तो वाष्पीकरण नहीं हो रहा ना, पोछा सही से नहीं लग रहा ना, कपड़े नहीं सूख रहे। भाई बारिश हुई है, हवा चल नहीं रही, हवा में पानी है, आर्द्रता बहुत ज्यादा हो रखी है, तो वाष्पीकरण हो नहीं रहा। तो इसका क्या मतलब है, आर्द्रता जो है, इसको ह्यूमिडिटी हम लोग बोल रहे हैं, तो अगर ये ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा यार। तो ये उल्टा रिश्ता है इनका, इसको हम लोग बोलते हैं आर्द्रता वाष्पीकरण से व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। इसका क्या मतलब है, ये जो लाइन यहां लिखी है ना, ये वही मतलब है इसका, कि अगर वाष्पीकरण मतलब अगर आर्द्रता बढ़ रही है तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण बढ़ रहा है तो आर्द्रता कम होनी चाहिए भाई साहब, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो उल्टा रिश्ता है, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा बढ़ेगा पहला कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, अगर वायु में पहले से ही जल के कणों की मात्रा ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं वायु की गति में वृद्धि, ये भी बहुत सिंपल है। अगर किसी दिन तेज अच्छी खासी हवा चल रही होती है, फिर भले धूप नहीं हो तो भी क्या होता है, कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन हवा नहीं होती ना तो फिर कपड़े मुश्किल से सूखते हैं, हवा भी नहीं हो धूप भी नहीं हो, कपड़े सूख ही नहीं पाते ढंग से। तो ये एक चीज हमको देखने को मिलती है। तो वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल की वाष्प की मात्रा घट जाती है, सिंपल सी बात है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, वो भी हम लोग करेंगे, तो वो हम लोग अलग से कर लेंगे, या वो सारे आपको एप्लीकेशन पे नोट्स में मिल जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको कर रहा हूँ बढ़िया से एकदम शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, वो भी फ्री है, अभी तो सब कुछ फ्री है, तो आप टेंशन मतलब वहाँ आके आप जाके देख सकते हो सारे क्वेश्चन आंसर्स भी। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना। देखो होता क्या है,
दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मैं तीनों बताता हूँ, तीन है यहाँ पर, तीनों बताता हूँ और फिर हमारे पास में ये लास्ट दो क्वेश्चन हैं, इसको खत्म कर देंगे। तो देखो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, मटकी है अपने पास में, मटकी में पानी है, तो होता क्या है कि बाहर गर्मी का टाइम है, गर्मी का मौसम है, तो मटकी में ना मिट्टी में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उन छेदों से पानी ना मटकी की सतह पे आ जाता है, रिस करके पानी बाहर आ जाता है। तो वो पानी होता है ना, वो धूप के कारण, गर्मी के कारण वाष्पीकरण हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। तो अब क्या होता है, ऊर्जा चली गई यार, तो अब वो ऊर्जा वापस कहाँ से आए, तो ये जो बाहर के कण है ना पानी के, मटकी के बाहर, वो क्या करते हैं, अंदर वाले पानी को बोलते हैं यार ऊर्जा दो यार, ऊर्जा चली गई यार, तो वो उनसे ऊर्जा ले लेते हैं और फिर क्या होता है कि वो फिर से उड़ जाते हैं। जैसे इसको और आसान करते हैं, पेट्रोल लो थोड़ा सा हाथ में, जलाना मत हाथ को, थोड़ा सा लेना है, 2-4 बूंदे, थोड़ी सी देर हाथ खुला रखोगे, पेट्रोल उड़ जाएगा और आपको अपना हाथ ठंडा ठंडा लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पेट्रोल ने क्या किया, आपके हाथ से गर्मी को लेकर के, ऊष्मा को लेकर के खुद वाष्पीकृत हो गया, आपके हाथ को ठंडा ठंडा लग रहा है वो, क्योंकि आपके हाथ की गर्मी वो लेकर के चला गया। तो ऐसे ही जो पानी मटकी की सतह से वाष्पीकृत हो जाता है ना, वो ऊर्जा को ले जाता है मटके से, गर्मी को ले जाता है, तो मटकी का पानी जो है ठंडा हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं गर्मी में मटकी का पानी पीते हैं पर ठंडा हो जाता है। कपड़े पहनते ना, कहते हैं सूती कपड़े पहनो, कॉटन क्लोथ्स पहनने होते हैं, तो वो क्या बनियान पहनते हैं ना अपन, जो इंडिया में गर्मी जहाँ होती है, तो वो पसीना आता है, तो वो बनियान का सूती कपड़ा उसको सोख लेता है, तो ऐसे बाहर ले आता है उसको हवा में, फिर जैसे ही हवा लगती है तो वो उसको उड़ा करके चली जाती है पसीने को। समझ में आई? तो पहला तो ये रहा पॉइंट, तो उसके कारण क्या हो रही है, ठंडक हो रही है वाष्पीकरण के कारण। सेकंड में कह रहे हैं जब आप एसीटोन क्या होता है, वो नाखून पॉलिश नहीं होती, तो नाखून पॉलिश को हटाने के लिए, नेल पॉलिश को या नेल पेंट को हटाने के लिए एक लिक्विड आता है जिसको एसीटोन बोलते हैं, पर तो उसको लगाते हैं ना, उससे तो हट जाती है। या उसको अगर उस लिक्विड को भी वो पेट्रोल की तरह होता है, हाथ में रखोगे ना तो वो उड़ जाएगा और हाथ आपको ठंडा ठंडा लगने लग जाता है। तो कह रहे हैं अगर अपनी हथेली पर गिराएं तो क्या होता है, ये हमारी किताब में ऐसे लिख के बता ना, तो अपनी हथेली पर क्या होता है, अपन को ऐसे नहीं लिखना, अपन को सीधा समझना है कि इसके कारण क्या होता है, हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा को लेकर के ऊपर उड़ जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं और इस कारण हमें हथेली पर ठंडक महसूस होती, शीतलता महसूस होती। लास्ट पॉइंट यहां पर कह रहे हैं तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। ये भी आपने देखा होगा, हम करते थे बचपन में, छत पे जाकर के सोना होता था ना रात को, बढ़िया छत पे हवा में, तो पहले क्योंकि छत तप गई होती थी रात तक, तो हम ना उस पर पानी की बाल्टी ले जा करके छटकार करते थे, फिर वो पानी तुरंत ही करके उड़ जाता था और डालते थे, फिर ऐसे ठंडक हो जाती थी काफ़ी, फिर सोते थे उस पर। तो वो क्या करता था, पानी जब वाष्पीकृत होता था ना तो छत की गर्मी जो है वो ले जाता था अपने साथ में, तो उससे ठंडक महसूस होने लग जाती थी हमको। ऐसा अब ये क्वेश्चन है किताब में कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो मैंने अभी भी आपको कारण बता दिया कि सूती कपड़े क्या करते हैं, जल को अच्छे से अवशोषित कर लेते हैं, वो अधिक अवशोषित करते हैं बाकी कपड़ों की तुलना में। तो फिर इससे क्या होता है, हमारा पसीना इसमें अवशोषित हो जाता है और वायुमंडल में आसानी से फिर वो वाष्पीकृत हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन है, किताब में यूं ही दे रखा है, मैंने दे दिया आपको। तो हमने कहा देखो बहुत सिंपल है भाई, संघनन होता है, अपन ने पढ़ा था अभी भी, तो वही लिखा हुआ है कि किसी बर्तन में अगर हम बर्फीला जल रखते हैं तो क्या होता है, जल्दी से हम देखने मिलता है कि उसके बाहर पानी की बूंदें नजर आने लग जाती हैं। तो वायु में उपस्थित जो जल वाष्प है ना, जल की जो वाष्प है जो हवा में बाहर, वो जैसे ही ठंडे पानी के संपर्क में आती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है, और गतिज ऊर्जा कम होती है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है और उस गिलास पर बाहर बूंदों के रूप में हमें दिखाई देने लग जाती है। तो बस इतना सा था हमारा चैप्टर। ऐसे ही अब मैं आपको एक फिजिक्स का चैप्टर देने वाला हूँ, झटका देने वाला हूँ मैं आप लोगों को। फिजिक्स में तो ज़्यादा मजा आएगा और उनके क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी मैं आपको अलग से वीडियोस दे दूंगा। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अपने नोट्स वगैरह सब कुछ 9th स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेशन पर है, अपना नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल करो, कोई समस्या आ रही है तो उस पर कॉल करो। और 9th का इस साल हम लोग जब जो नया सेशन शुरू होगा 2022-2023 का, तो उसमें 9th क्लास का लाइव बैच भी चलने वाला है, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, या आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको बता सकते हो, वहाँ मिल सकते हैं। और अगर आप 9th से 10th में जाने वाले हो तो 10th का बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे नंबर जो दिए हुए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हो। हमसे और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप कॉल कर सके हमसे पूछ सकते हो। तो चलो ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, कॉपी में लिखो, उनको
उनको थोड़ा सा समझो, ताकि फिर हम उनको और बड़ी क्लासेस में भी काम मिले। चलो तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।